नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो आज के हमारे जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है उनमें से जो हमारा पहला आर्टिकल है वो नेशनल वेलबींग के बारे में है। हमारा जो राष्ट्रीय कल्याण मानव पूंजी के द्वारा कैसे हो सकता है, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में बात करता है। जो हमारा दूसरा आर्टिकल एक्चुअली है, इसमें हमने एक द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के दो आर्टिकल कंपाइल करके चर्चा की गई है, जो कि जीएसटी काउंसिल की अभी जो एक बैठक हुई है उसमें स्टेट और सेंटर के बीच में एक थोड़ा सा विवाद देखने को मिला है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जो पैंडेमिक है ये एक्ट ऑफ गॉड है, तो जो एग्रीमेंट था स्टेट और सेंटर के बीच में वो उस तरीके से अब नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक अनफोर्सीन इवेंट था। उसके बाद में हमारा जो तीसरा है वो है न्यूज न्यूज इन फ्लैश, जिसमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले ये लॉ सीखो के कुछ पैकेजेस और कोर्सेस है, उन्हीं में से एक जो कोर्स है वो है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेस, जो कि हमारी न्याय परीक्षा की तैयारी के लिए है। उसके अलावा ये और कुछ कोर्सेस है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो देखते हैं आज का हमारा एमसीक्यू क्या है। आज का जो हमारा एमसीक्यू है वो ये है कि जो हिजबुल्लाह जो एक संगठन है, जो कि एक राजनीतिक दल भी है, साथ ही साथ वो एक ऐसा संगठन भी है जिसकी सेना भी है, जिसे हम शिया मिलिशिया कहते हैं। तो वो इनमें से किस देश में है? ऑप्शन ए है लेबनान, ऑप्शन बी है इथियोपिया, ऑप्शन सी है सूडान, या ऑप्शन डी इजराइल। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो आज का जो हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, वर्णात्मक प्रश्न है, वह यह है कि भारत जैसे संघीय प्रणाली वाले देश में हम सहकारी संघवाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप 250 शब्दों में लिखिए। तो हमारा पहला आर्टिकल जो है वो है डेटा और जो मानव पूंजी है, जो ह्यूमन रिसोर्स हम जिसे कहते हैं, मानव संसाधन जिसे कहते हैं, उसके बारे में है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि 2021 2011 के बाद में अभी 2021 में सेंसस होने वाला था, जिसकी तैयारी 2020 से ही चालू हो जानी थी, सेंसस स्टार्ट हो जाने थे, लेकिन पेंडेमिक के चलते, इस महामारी के चलते ये नहीं हो पाया। तो हमारे एक चीज ये है कि हम हर 10 वर्षों में सेंसस करते हैं। तो क्या जो हर 10 वर्ष में सेंसस होना चाहिए, क्या वो इतने ही अंतराल में होना चाहिए कि इससे ज्यादा या इससे कम अंतराल में होना चाहिए? इस पर एक चर्चा है। तो राइटर ने ये कहा गया है कि ये जो हर दशक में एक जो सेंसस होता है वो सिर्फ एक डेटा बन के नहीं रह जाना चाहिए, वो एक ऐसा डेटा होना चाहिए जो कि मनुष्य का, जो कि हमारा एक एक जो सिटीजन है, एक एक जो नागरिक है, उसका एक लिविंग एवरेज बताए, उसका जीवन की जो पद्धति है, जो एक स्टैंडर्ड कहते हैं हम, उसे बताए, उसको रिफ्लेक्ट कर। तो देखते हैं कि राइटर ने क्यों कहा है कि जो डेटा है वो हमको फ्रिक्वेंटली, वो हमको एक लगातार प्रक्रिया के रूप में करते रहना चाहिए। हर एक इंटरवल के बाद में 10 साल से छोटे कम इंटरवल्स होने चाहिए, लेकिन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होनी चाहिए, राइटर ने ये कहा है। तो इसमें इसका फायदा ये होता है कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति को, वो जिस समूह से आता है उस कम्युनिटी को, समूह को, और साथ ही साथ देश के लिए भी ये काफी ज्यादा मायने रखेगा और काफी ज्यादा फायदे का होगा। तो मानव पूंजी और जो विकास के मापदंड है, हमें उनको एक रीलुक करने की जरूरत है कि हम जिन विकास के मापदंड देखते हैं, मानव पूंजी के मापदंड देखते हैं, कि हमको वो अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग स्तरों पे देखने की जरूरत है। अगर हम बात करें कि जैसे बच्चे का जन्म होता है, हमको वहां से लेकर वो बच्चा बड़ा होता है, ठीक है, फिर उसकी हेल्थ पे कैसे प्रभाव पड़ता है, उसका स्कूलिंग, उसका स्किलिंग, उसका एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और अगर हम एक महिला की दृष्टि से देखें, स्त्री की दृष्टि से देखें कि वो अपना एम्प्लॉयमेंट पा लेती है, वो एक एडल्ट हो जाती है, फिर उसके बाद में और उसका शिशु आता है, तो ये एक साइकिल बन जाती है। तो बड़े अच्छे तरीके से साइकिल के रूप में अलग अलग स्तरों पे राइटर ने बताया है कि क्या क्या किया जा सकता है। तो अभी हम चर्चा करते हैं कि इनमें से हम हमारे ह्यूमन कैपिटल के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक कंसेंसुअल प्रेगनेंसी की बात की गई है। अब कंसेंसुअल प्रेगनेंसी कहाँ से आएंगी? जब उसकी कंसेंसुअल मैरिज होगी, ठीक है। कंसेंसुअल मैरिज उसको जो सही उम्र रखती है, उस उम्र में जब उसकी शादी होगी, और उसी वक्त और उसके बाद में ही ये आता है कि उसका एक कंसेंसुअल प्रेगनेंसी हो रहा है, एक सही समय पर उसका गर्भ धारण होता है। क्योंकि अगर हम ये देखें कि कम उम्र में अगर वो प्रेग्नेंट होती है, तो इसका जो प्रभाव है वो सिर्फ उस महिला पे नहीं, वो आने वाला
जो भविष्य वाला जो शिशु, जो भविष्य का शिशु होता है, जो हम देश का भविष्य कहते हैं, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये देखने को मिला है कि हमारे देश में बहुत ज्यादा कुपोषित बच्चे हैं, मतलब वर्ल्ड में इतने संख्या की दृष्टि से देखें तो हमारा देश में एक बहुत बड़ी जनसंख्या है। सिर्फ शिशु नहीं, माताओं, उनकी जो माता रहती है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनकी भी हेल्थ काफी ज्यादा डिटोरेट काफी ज्यादा खराब रहती है। तो राइटर ने इसी चीज की बात की है, और उसके साथ में राइटर ने ये भी बताया है कि कैसे हमारे फॉर्मल वर्क फोर्स जो है उसमें भी महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाने की जरूरत है। तो यहाँ पर स्त्रियों के, महिलाओं को आत्मनिर्भर बताने की बात की गई है। तो राइटर ने कहा है कि जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमको, हमारा जो सेंसस का डेटा होता है, हमको वो एक अलग अलग स्तर पे कलेक्ट करना चाहिए। फिर वो स्तर जैसे कि डिस्ट्रिक्ट से लेकर तो नेशनल लेवल तक भी वो होना चाहिए साथ में। और जो उसका कंपैरिजन है वो मानव विकास के मापदंडों के आधार पे होना चाहिए। अभी हमने बात करी कि कैसे बच्चे, शिशु जो है, शिशु का जन्म के पहले और जन्म के बाद में ध्यान देने की जरूरत है। उसके साथ में हमारे स्वास्थ्य सेवाएं जो है, हम उनको भी और अच्छा बनाने की जरूरत है। उसके साथ में जब वो बच्चा बड़ा होता है तो यहाँ पे एक इम्प्रूविंग लर्निंग की बात की गई है। ठीक है, तो हम कैसे हमारे लर्निंग को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लर्निंग की जब बात करते हैं तो उसमें स्कूलिंग, टीचिंग और स्किलिंग तीनों आता है। जैसे अभी आपको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें उसमें स्कूल में जो एजुकेशन दिया जाता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसके एक बदलाव के लिए काफी प्रोग्रेसिव पॉलिसी है। तो हमको सिर्फ हमारे स्कूल में हमको प्री प्राइमरी लेवल से फोकस करने की जरूरत है। फिर वहां पर अपना अपना एक मध्याह्न भोजन, जिसे हम मिड डे मील बोलते हैं, उसका अपना एक रोल है। फिर टीचर जिस प्रकार से शिक्षण देते हैं उसका अपना रोल है। तो ये दूसरा पॉइंट आता है कि टीचिंग, आप किसको कैसी टीचिंग दे रहे हो। ठीक है, आप एक समान तरीके की टीचिंग आप सबको नहीं दे सकते। हमारा एक ऐसा समाज है जो काफी ज्यादा विभिन्नताओं से भरा हुआ है। ठीक है, ये सिर्फ क्षेत्र, भाषाओं और एक संपन्न और एक निचले तबके की यहाँ पे बात नहीं होती है। हम उस तबके के जो हमको ध्यान देना चाहिए, जैसे जो हम डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं, विभिन्न रूप से सक्षम लोग हैं, उनको भी उस तरीके की टीचिंग देने की आवश्यकता है। और यहाँ पर सिर्फ हमको किताबी ज्ञान नहीं, यहाँ पर एक वेलबींग, एक मेंटल हेल्थ जैसी चीजों पर भी, आर्ट ऑफ लिविंग जैसी चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद में स्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि हम एजुकेशन तो दे देते हैं लेकिन क्या वो एम्प्लॉयमेंट के लिए उतने तैयार है। तो वहां पर स्किलिंग का एक अच्छा मुद्दा बताया है राइटर ने, कि हम इस और भी ज्यादा फोकस दे सकते हैं कि हम उसको जो एजुकेशन दे रहे हैं वो समानांतर हो, कि वो एम्प्लॉयमेंट, वो रोजगार पा सके उससे। उसके साथ में जैसे मैंने पहला पॉइंट डिस्कस करा कि कंसेंशुअल प्रेगनेंसी जो होता है, इसका कहीं ना कहीं रिलेशन होता है डिले मैरिज से। और यही डिले मैरिज का कहीं ना कहीं रिलेशन होता है लर्निंग से। ठीक है, आप उनको अगर अच्छा एजुकेशन देंगे तो ऑब्वियसली उनका जो मैरिज है वो डिले होगा। ठीक है, और वही जो मैटरनल मैटरनल मोर्टिलिटी है उसमें भी सुधार लाएगा। और उसमें सुधार आने से तो कहीं ना कहीं जब डिले मैरिजेस होंगी तो वही वहां पर ये भी आता है कि वहां पे कंसेंशुअल प्रेगनेंसी की भी बात वापस आती है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी एक साइकिल, एक बच्चे के जन्म से पहले से लेकर उसके बड़े होने तक की बात की है। ये आर्टिकल बहुत अच्छा था, इसको जरूर आप एक बार पढ़िए भी। तो दूसरा जो आर्टिकल है वो हमने दो आर्टिकल लिए, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के, दोनों को साथ में उसका विश्लेषण किया है। तो ये समाचार में क्यों है। तो क्या हुआ कि अभी जो हमारी जीएसटी काउंसिल है उसकी मीटिंग हुई। उसकी मीटिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स के सामने दो ऑप्शन रखे। ठीक है, ये कंपनसेशन से रिलेटेड एक मुद्दा उठाया था कि राज्य को उनका जीएसटी कंपनसेशन नहीं मिल रहा, और आप जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था अभी कितने खराब दौर से गुजर रही है, तो उतना जीएसटी कलेक्शन ही नहीं हो रहा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे जीएसटी, कैसे स्टेट्स को कंपनसेशन देगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि अप्रैल तक ये 1.5 लाख पेंडिंग था, और इस साल के अंत तक ये 3 लाख पेंडिंग हो जाएगा। तो देखते हैं दो ऑप्शंस क्या है और थोड़ा पूरा हिसाब किताब क्या है, हम उसको एक और उसकी ओर नजर डालते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि टोटल जो कंपनसेशन है वो 3 लाख होने वाला है। ठीक है, 3 लाख में 3 लाख करोड़ होने वाला है। 3 लाख करोड़ में से जो 65
1000 करोड़ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को दे सकता है। अभी यहाँ पर शॉर्टफॉल कितने का आ रहा है, कमी कितने की आ रही है, यहाँ पे कमी आ रही है 2,35,000 करोड़ की। ठीक है, तो जो 2,35,000 करोड़ है, अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जी ने ये बोला है कि इस महामारी के चलते, ये महामारी को उन्होंने हमारे वित्त मंत्री ने कहा है कि ये महामारी एक एक्ट ऑफ गॉड है। तो कहीं ना कहीं जो सेंटर और स्टेट के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, अब यहाँ पर सेंटर और स्टेट के बीच में एग्रीमेंट क्या हुआ था, जब जीएसटी आया था, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, और इससे काफी राज्यों ने इसका विरोध करा था, क्योंकि उनके राजस्व कलेक्शन पे, उनके जो रेवेन्यू कलेक्शन पे उस पर अफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर सेंटर ने उनको ये वादा किया था कि अगले आने वाले 5 सालों तक, जो कि 2022 तक, हम आपको हर साल जो भी आपका हिस्सा है उससे 14% इंक्रीमेंटेड देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए है तो उससे 14% 114 रुपए, और अगले साल उसका और 14% उसमें और इंक्रीमेंट होगा। तो इस प्रकार ये 2022 तक चलने वाला है। तो ये एक उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था। अब यहाँ पर जब फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, तो एग्रीमेंट निष्क्रिय हो जाता है। एग्रीमेंट के जो क्लॉसेस है वो हम वो एक कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लीगली एक रास्ता मिलता है जिसके ऊपर ये बर्डन होता है कि वो एग्रीमेंट को फुलफिल करे। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं ये बताया कि एक्ट ऑफ गॉड के होते हुए, पैंडेमिक के होते हुए हमको खुद मुश्किलें आ रही, तो हम आपको कैसे दे। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि 2,35,000 करोड़ का शॉर्टफॉल है, उनमें से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि पेंडेमिक के चलते 1,38,000 करोड़ जो है उसका लॉस हुआ। ठीक है, तो अभी बचे हुए कितने लाइक, अभी बचे हुए हैं 97 करोड़ थाउजेंड। तो सॉरी 97,000 करोड़ बचे हुए हैं, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, सॉरी 97,000 करोड़ बचे हुए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको 97,000 करोड़ अभी दिला देते हैं आरबीआई से। ठीक है, हम जितना कम हो सके उतने कम इंटरेस्ट रेट पे आपको दिला देते हैं, पर हम आपको आरबीआई को अश्योरेंस भी दे देंगी सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी तरफ से। और दूसरा ऑप्शन आपके पास में ये है कि आप 2,35,000 रुपए पूरा क्लेम करिए। ठीक है, आप ले लीजिए, लेकिन इसका सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगा वो आपका होगा। ठीक है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आपका उतना हेल्प नहीं करेगा, उतना आरबीआई एक फैसिलेशन जो बोलते हैं उतना फैसिलेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन दिए गए हैं जिसको बहुत सारे राज्य सरकारों जिस पर नाराज है कि हमारे साथ में ये एक बिट्रियल हुआ है, इसलिए ये एक बहुत चर्चा का मुद्दा बना है। तो जीएसटी हम जानते हैं कि हम अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि जीएसटी राज्यों के लिए इतने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो उनका टैक्स रेवेन्यू रहता है स्टेट का, 42% जो है वो इन्हीं सबसे आता है। ठीक है, उसके बाद में अगर आप जीएसटी का पेमेंट उनको नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं उनके एक्सपेंडिचर पे प्रभाव पड़ेगा। अभी पेंडेमिक के चलते वो कुछ सुनने को मिला कि कई राज्यों में जो उनके डिपार्टमेंट में जो सैलरीज देते थे, वो उनके जो राज्य के कर्मचारी थे उनकी सैलरी देने में डिले हुआ, बहुत जगह सैलरी कट भी हुआ। तो देखने वाली बात रहेगी कि आगे 7 दिनों का समय दिया है, स्टेट क्या चूज करते हैं और ये आगे कैसी चीजें बढ़ती है। तो थोड़ा सा हम एक क्रोनोलॉजी समझ लेते, क्रोनोलॉजी है यहाँ पर कि कैसे कैसे हुआ है। एक बहुत जल्दी से हम देख लेते हैं कि अगस्त से लेकर सितंबर तक 2019 के पेमेंट में डिले हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद में इस कंपनसेशन की समस्या को जो 37वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी उसमें उठाया गया। उसके बाद में ये बताया गया कि ये एक मैटर ऑफ कंसर्न बन गया है, कंसर्न बन गया सेस कलेक्शन। यहाँ पे कॉम्पनसेशन सेस कलेक्शन की बात की है। सेस कलेक्शन थोड़ा टेक्निकल टर्म है। सेस कलेक्शन में क्या होता है कि जीएसटी के अंदर आने वाले ही वो उत्पाद जो कि बहुत लग्जरियस माने जाते हैं, ठीक है, वो होते हैं सेस कलेक्शन। तो ऐसा नहीं है कि हमारी केंद्र सरकार को सारा कलेक्शन हो जा रहा था और वो कॉम्पनसेशन के लिए जितनी जरूरत है उतना कलेक्शन हो जा रहा था, उतना नहीं हो रहा था। तो वो उसके लिए सेस कलेक्शन कर रहे थे, एक्स्ट्रा लेवी लगा रहे थे जो लग्जरियस गुड्स है उन पर। तो अब वो रास्ता भी बंद हो गया। तो उसके बाद वो रास्ता भी अभी करंट सिचुएशन में बंद हो गया है। तो अभी हम और देखते हैं कि दिसंबर 2019 में जो अगस्त से लेकर सितंबर तक का जो एक डिले था वो पे कर दिया गया है, लेकिन दिसंबर से अभी तक का वो पेंडिंग है। तो जैसे कि मैंने बताया एक्ट ऑफ गॉड
की बात की गई है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से। तो देखते हैं आगे इसमें और क्या-क्या गतिविधियां होती है और क्या-क्या डेवलपमेंट उसमें होता है। तो आज का जो हमारा न्यूज एंड फ्लैश है, पहला है एग्जाम डेडलाइन से लेकर काफी ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा है, काफी सोशल मीडिया का एक टॉपिक बन गया है कि नीट की एग्जाम होगी कि नहीं, जेई होगी कि नहीं, फाइनल ईयर के बच्चों की एग्जाम्स होंगी कि नहीं। तो ये मुद्दा कोर्ट में गया था। कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कहीं ना कहीं जो एक जीवन है, जो लाइफ है, उसका इम्पोर्टेंस सबसे ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको महत्वपूर्ण दिया है। जैसे बताया कि स्टेट्स आर एम्पावर्ड अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट टू ओवरराइड द यूजीसी गाइडलाइन। ठीक है, उन्होंने ये माना है कि हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ओवरराइड कर सकता है यूजीसी गाइडलाइन को, लेकिन टू प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइफ। ठीक है, यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट बात की है, किस दृष्टि से, ह्यूमन लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चीज, एक ऑप्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो ये है कि हाँ, यूजीसी ने जो सर्कुलर दिया है कि 30 सितंबर के पहले सारी एग्जाम्स हो जाए। ठीक है, अगर राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि वो अभी तक तैयार नहीं है तो यूजीसी के पास में जा सकती है फाइनल एग्जाम्स की स्पेशली कंसर्न में, कि आप थोड़ा और इसको डेट को पोस्टपोन करिए, पर आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो ये एक रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को लेकर एक न्यूज आई है। जैसे आपको पता है, जम्मू एंड कश्मीर नई यूनियन टेरिटरी बनी है। ठीक है, तो अभी हमारे देश में मौजूदा दिल्ली यूनियन टेरिटरी है जिसकी खुद की लेजिस्लेचर है, पौंडीचेरी है जिसकी खुद की लेजिस्लेचर है। पिछले सालों में आपको पता चला है कि कितनी इनके बीच में एक वाद विवाद देखने को मिला है कि किसकी शक्ति ज्यादा है, किसकी शक्ति कम है, पुलिस पे किसका होगा, राज लैंड पे किसका राइट होगा। ठीक है, उसके अगेंस्ट, उसके रिगार्डिंग कौन रूल्स बना सकेगा। तो अभी थोड़ी एक क्लैरिटी होम मिनिस्टर ने एक नोटिफिकेशन दिया है और उसमें कहा है कि पीस, ट्रैंक्विलिटी, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी और वीकर सेक्शन। ठीक है, जैसे हमारे पुलिस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर आ गया, ये सब इसमें आ जाता है। माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक और जो कमजोर तबके हैं, उनसे रिलेटेड जो भी कानून बनाने का हक है या जो भी उसके मैटर से, उसका राइट होगा एलजी के पास में। ठीक है, वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे उसके पास में होगा इसका राइट। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज थी। उसके बाद में न्यूज है हिजबुल्ला जो समूह है उसके बारे में। तो ये एक शिया मिलिशिया ग्रुप है, एक राजनीतिक पार्टी भी है लेबनान में। तो थोड़ा सा इसका इतिहास देख लेते हैं कि ये कैसे आई। इसके लिए थोड़ा सा हमको इतिहास में जाके देखना पड़ेगा कि लेबनान में एक बहुत यूनिक अरेंजमेंट था। 1943 में वहां पर एक एग्रीमेंट हुआ था बाकी सारे अलग अलग ग्रुप्स जो थे उनके बीच में, और वहां पर एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया कि वहां के जो राष्ट्रपति होंगे वो ईसाई होंगे, वहां के जो प्रधानमंत्री होंगे वो सुन्नी मुस्लिम होंगे, और वहां के जो संसद स्पीकर होंगे वो शिया होंगे। ठीक है, तो अगर हम इस मायने से देखें, अब वहां पर कहीं ना कहीं ये तीन अलग अलग ग्रुप थे, इनके बीच में टसल था, साथ में रहना है तो कहीं ना कहीं एक एमिकेबल सॉल्यूशन पे, एक शांतिपूर्ण सौदे पर, संधि पर आना ही पड़ेगा। तो ये संधि हुई थी वहां पे। पर हुआ क्या कि आपको पता होगा ये इसराइल पैलेस्टाइन से एकदम लगा हुआ है। अब इसराइल की जब इसराइल ने जब विस्तार करना स्टार्ट करा तो बहुत सारे जो पैलेस्टीन के लोग थे वो लेबनान में आके रह गए। तो उसके कारण अब पैलेस्टाइन में मेजोरिटी सुन्नी पॉपुलेशन, तो लेबनान में ये सारी पॉपुलेशन आई, तो लेबनान में कहीं ना कहीं ये सुन्नी पॉपुलेशन बढ़ी। उसके कारण वहां का जो डेमोग्राफी था, जो जनसांख्यिकी थी, उसमें एक बदलाव आया, जिसके कारण शिया और हाशिए पे जाने लगे। तो एक ग्रह युद्ध जैसी स्थिति आ गई। इसके साथ में इसराइल ने भी लेबनान पे हमला करा। तो इससे हुआ ये कि वहां पर ये एक ग्रुप तैयार हुआ, हिजबुल्लाह करके। ठीक है, जो कि एज अ पॉलिटिकल पार्टी भी धीरे धीरे करके काफी बड़ा वहां पे बन गया। उसके साथ में वो एक मिलिशिया ग्रुप भी बन गया है। एक जो लड़ाकू समूह जिसको कहते हैं उसे भी बन गया। जर्मनी और दूसरे बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज में हिजबुल्लाह को ऐसा आतंकवादी संगठन भी माना जाता है। तो अंत की न्यूज जो है वो है नूर इनायत खान से रिलेटेड। तो ये इंडियन ओरिजिन की वुमेन थी जिनको फर्स्ट मेमोरियल फ्लैग मिला है। तो ये क्या होता है मेमोरियल फ्लैग? एक्चुअली क्या है कि लंदन में एक ट्रेडिशन चला आ रहा है कि जो भी वहाँ के जो महत्वपूर्ण लोग रहते हैं, ठीक है, जिनका इतिहास में नाम दर्ज है, जिन्होंने उनके देश के लिए कुछ किया है या किसी ना किसी और से उनका कंट्रीब्यूशन किया है, तो
वो जिस जगह उन्होंने काम किया या जिस बिल्डिंग में उन्होंने काम किया है, लंदन में स्पेसिफिकली, तो उस बिल्डिंग के बाहर एक ऐसा फ्लैग लगाया जाता है, ठीक है। तो ये व्हाइट कलर के होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं। तो ऐसा वो जिस बिल्डिंग में रही थी, जिस वहां पर ये ऐसा एक बोर्ड लगाया जाएगा, एक फ्लैग लगाया जाएगा। तो ये एक ऑनर की बात होती है, इट्स लाइक कि आपको एक अवार्ड दिया गया। तो नूर इनायत खान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नूर इनायत खान जो है वो डिसेंडेंट है टीपू सुल्तान की, मतलब टीपू सुल्तान के वंश से वो आती है। उनके उनका जो जन्म है वो रशिया में हुआ था। उनके जो पिता थे वो भारतीय थे, माता जो थी उनकी अमेरिकन थी। तो उनका कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं हम, कंट्रीब्यूशन क्या है। तो जो दूसरा विश्व युद्ध था उनमें वो इंग्लैंड की ओर से, वो ब्रिटेन की ओर से एक सीक्रेट एजेंट का उन्होंने काम किया है, ठीक है। वो फर्स्ट वुमेन रेडियो ऑपरेटर भी थी उस समय पे। तो ये पहली भारतीय मूल की महिला थी जिन्हें ये अवार्ड मिला है। तो ये हमारे लिए भी काफी गर्व की बात है कि हमारे देश से ताल्लुक रखने वाली एक महत्वपूर्ण हस्ती को ये एक ऑनर मिला है, एक मेंशनिंग मिला है, और एक ऐसा मेमोरियल फ्लैग उनको दिया गया है। तो मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।